हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, मैं इससे पहले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को कक्षा 9 का जो गणित और विज्ञान दोनों का वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने गणित का इससे पहले वीडियो प्रोवाइड किया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप लोग जाइए और देख लीजिए। तो मैं अध्याय एक हमारे आसपास के पदार्थ यानी कक्षा 9 का जो विज्ञान है, कक्षा 9 का विज्ञान में आप लोगों को मैंने कहा कि लाओ शेयर करें। तो देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए इसमें क्या है। तो ये कक्षा 9 का है जो न्यू वाला सिलेबस है, कक्षा 9 का विज्ञान। तो देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट, कह रहा है कक्षा 9 में जो ये कक्षा 9 का जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है। क्या स्टूडेंट? केमिस्ट्री है ये फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं, ये केमिस्ट्री है। तो आइए देखिए क्या है इसमें। कह रहा है कि आपने चारों ओर नज़र दौड़ने पर, क्या अपने, आपने नहीं लिखा स्टूडेंट, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। ये तो सही बात है, सही कह रहा है। जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है, सही है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। यानी अब देखिए पदार्थ क्या है, इसमें बता दिया है कि कोई भी चीज़ जो कोई भी वस्तु जो है वो इस विश्व में पाई जाती है, जो सामग्री से मिलकर बनी होती है, उसे क्या दिया वैज्ञानिकों ने? नाम पदार्थ दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद का, रेत का एक कण, ये भी पदार्थ हैं। ध्यान दीजिए इस पे कि इसमें क्या क्या पदार्थ है और क्या क्या ये बताया है। कह रहा पत्थर, बादल, तारे, पौधे और पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये भी पदार्थ हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद और क्या कह रहा है। ध्यान देने योग्य बातें यह भी हैं कि ऊपर लिखी सभी वस्तुएं का द्रव्यमान होता है, ये तो पता ही है, और ये कुछ स्थान, आयतन घेरती हैं। यानी अब द्रव्यमान भी होता है और कुछ वस्तुएं हैं, जो कुछ पदार्थ हैं, वो स्थान और आयतन भी घेरती हैं। और फिर देखिए क्या है, फिर कह रहा है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। क्या स्टूडेंट कहा जाता है? जिसे पंचतत्व कहा जाता है। यानी जो प्राचीन काल में मनुष्य थे वो हमारे आसपास को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहते हैं। ये पंचतत्व हैं। यानी ये पंचतत्व जो है क्या क्या हैं, यहाँ फोकस करिएगा अपने माइंड को कंसंट्रेट करके कि वायु जो है, पंचतत्व में कौन कौन से आते हैं। पहला वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। क्या क्या स्टूडेंट? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। यानी जो हमारे प्राचीन काल के पूर्वज थे वो कह रहे हैं कि उन्हीं के अनुसार से ये जो पंच तत्व, इन्हीं से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव हो। यानी चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। उस समय किसी यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। क्या किया स्टूडेंट? 2 प्रकार से वर्गीकृत किया, यानी बांटा। फिर देखिए क्या है, और फिर कह रहा है कि इस अध्याय में हम भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे।
पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। अब देखिए ये हुआ, उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, ये हो गया स्टूडेंट हमारा। अब देखिए अब इसमें आया है पहला टॉपिक हमारा जो है, कह रहा है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का कोई भौतिक स्वरूप है। फिर देखिए उसके अंतर्गत क्या लिखा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कह रहा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थों की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा को मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए ये क्रियाकलाप द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। तो आइए देखिए क्रियाकलाप इसमें दिया है, तो देखते हैं क्रियाकलाप क्या है। मैं आप लोगों को पहले इसे रीड करा देता हूँ, उसके बाद रीड कराने के बाद जो इसका मुख्य टॉपिक है मैं आप लोगों को रफ्फर बता दूंगा, जो इसमें मुख्य हेडिंग है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्रियाकलाप क्या कह रहा है। आप लोगों के पास तो इसका बुक होगा ही, एनसीईआरटी है। तो ये क्रियाकलाप क्या कह रहा है, 1.1 क्रियाकलाप है कि 100 मिलीलीटर का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गया, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? अब देखिए यह हुआ। अब फिर क्या कह रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अब देखिए चित्र 1.1 यहाँ है, इधर देखिए स्टूडेंट, जो चित्र 1.1 है वो इधर है। यहाँ देखिए चित्र 1.1 में देखिए कुछ लिखा है, पढ़ लें उसके बाद दिखाते हैं कि जब हम, देखिए यही है चित्र 1.1, ये ऊपर वाला देख लीजिए ध्यान से, ये है यही। पहले देखिए लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, उसके बाद जल है, नमक मिलाया गया है, मतलब आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, वीडियो को रोककर, कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जल होता है उसके वो बहुत छोटे छोटे कणों से तो मिलकर बना होता, लेकिन उनके जलों के अंदर छोटा छोटा बहुत सा छिद्र पाया जाता है। तो उसी छिद्र में जो हम यदि नमक घोलते हैं या चीनी को घोलते हैं तो उसी छिद्र में वो जाकर बैठ जाता है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि अब उसका तो हो गया, फिर यहाँ है दूसरा टॉपिक हमारा है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml यानी 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 मिलीलीटर निकाल कर उसे भी 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल कब अब भी रंगीन है? तनुकृत मतलब होता है घोलना, यानी जैसे करते नहीं है, एक बार इस गिलास में, एक बार उस गिलास में, एक बार इस गिलास में, ऐसे मतलब वही तनुकृत यानी घोलना होता है। अब देखिए इसमें भी है। उसके बाद चित्र में क्या कह रहा है कि अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता है, फिर भी पानी रंगहीन नजर आता है। अब देखिए ये हो गया सब। अब फिर यहाँ क्या है कि यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 100 ml नहीं 100 लीटर नहीं 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है।
इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं अंततः। यहाँ देखिए, छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं अंततः। उसके बाद क्या लिखा, अंततः के बाद दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा ये बुक है, अंततः अंततः आ गया। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं, नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक में मिलती है, हमें मिलती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, अब ये 2 टॉपिक हो गया। उसके बाद देखिए 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी उनके क्या अभिलाक्षणिक गुण हैं, यानी जो उनका फीचर हो कैसा है। तो देखिए इसमें फिर आप लोग क्रियाकलाप ये सब पढ़ लीजिएगा। मैं जो उसका हेडिंग है मेन जैसे अभी ये है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उसके बाद यह हो गया, दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ है, ये सब क्रियाकलाप है, और उसके बाद वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के पास बुक होगा। अब देखिए यहाँ फिर क्या है, कह रहा है कि उपयुक्त 3 क्रियाकलापों या उपयुक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4, 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालेंगे ही। कंक्लूजन, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपर्युक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कण के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलाना या विसरण कहलाता है। अब देखिए विसरण, ये टॉपिक आ गया है क्या, विसरण यानी 2 विभिन्न पदार्थों को स्वतः मिलाना। यानी देखिए 2 पदार्थ यदि उसको आपस में घोलते हैं, मिलाते हैं, तो यदि पूरी तरह से मिल जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। हमें यहाँ भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? अब देखिए ये पूछ रहा है, हम लोगों से ही पूछ रहा, मैंने जब क्रियाकलाप किया, हम लोगों ने क्रियाकलाप किया, तो पूछ रहा कि ऐसा क्या हुआ, कि क्यों हुआ। फिर देखिए यहाँ क्रियाकलाप, बहुत से क्रियाकलाप इसमें दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ एक टॉपिक है, उसके बाद फिर क्रियाकलाप दिया है। क्रिया पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है, आकर्षित करते हैं। उसके बाद देखिए यह हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए स्टूडेंट, अब आ गया हमारा पाठ्यगत प्रश्न आ गया। तो देखिए पाठ्यगत प्रश्न जो है, मैं ये सब जो पाठ्यगत प्रश्न है, इस पाठ्यगत प्रश्न पहले जैसे पूरा थ्योरी ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद आएगा हमारा क्या, पाठ्यगत प्रश्न आएगा। उसके बाद फिर आएगा हमारा क्या, पाठ्यगत प्रश्न के बाद आएगा हमारा अभ्यास प्रश्न। तो थ्योरी है, थ्योरी के बाद में इसकी जो जैसे पदार्थ की अवस्थाएं, यहाँ देखिए नीचे लिखा है पदार्थ की अवस्थाएं, इसमें ये क्या पदार्थ की अवस्थाएं, इसके अंतर्गत क्या क्या इसके प्रकार हैं, क्या क्या आते हैं, पूरा हेडिंग आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा, बता दूंगा लिखकर। आप लोग नोट तैयार करते रहिएगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग नोट तैयार करते रहना, मैथ का और विज्ञान का, दोनों का, कक्षा 9th के स्टूडेंट भी और कक्षा 10th के स्टूडेंट भी। तो पदार्थ की अवस्थाएं, तो पहले मैं इसे पूरा रीड करा लूँ जैसे जो मेन टॉपिक है उसे मैं रीड करा लूँ। उसके बाद जो जैसे पदार्थ की अवस्थाएं है इसके अंतर्गत क्या आता है, ये कराने के बाद पाठ्यगत प्रश्न, उसके बाद अभ्यास प्रश्न। तो ऐसे ऐसे मैं चलूँगा। तो देखिए यह पदार्थ की अवस्थाएं। अब देखिए पदार्थ की अवस्थाएं में बताया गया है, मैं आप लोगों को इससे भी बताऊंगा। उसके बाद ये पदार्थ की अवस्थाएं इसके बाद बताऊंगा। उसमें देखिए क्या क्या है, जैसे लिखा है कि अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखा होगा
कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 प्रकार के रूप में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। सबको पता है कि पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। तो मैं तो आपसे ऐसे ही ये बता दे रहा हूँ कि ठोस, द्रव, गैस होते हैं, लेकिन मैं जब लिखकर बताऊँगा आप लोगों को तो आप लोग उसे नोट्स तैयार करते रहिएगा। मैं जो लिखूँगा वो अपने नोट्स फेयर में लिख लेना। तो चलिए देखिए फिर क्या है कि पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण हम अब हम पदार्थों के 3 अवस्थाओं के गुणों के विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले देखिए ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था में क्या होता है? क्या होता है स्टूडेंट? जो ठोस अवस्था होता है, तो देखिए मैं पदार्थ की अवस्थाएं में पहला ठोस अवस्था है, उसके बाद हमारा यहाँ है द्रव अवस्था, उसके बाद क्या हमारा गैसीय अवस्था। तो ये 3 टॉपिक है, मैं ये तीनों टॉपिक को आप लोगों को, जैसे अब ये थ्योरी पढ़ने से क्या फ़ायदा है, मैं आप लोगों को इसका डिफिनेशन बता देता हूँ। थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। यदि आप लोगों का इच्छा है, आप लोग चाहते हैं कि थ्योरी पढ़ें, तो आप लोगों के पास इसका बुक होगा, आप लोग उसे ध्यान से थ्योरी पढ़ लीजिएगा। मैं इसे समझा देता हूँ कि ये क्या है। तो देखिए जो ठोस अवस्था होता है, ठोस अवस्था होता है सॉलिड, क्या सॉलिड जो होता है वो, उसमें जैसे ठोस अवस्था में होता है, तो इसमें बताया कि ऐसी ठोस अवस्था में जैसे हो गया ईंट, हो गया हमारा पत्थर, हो गया। तो ठोस अवस्था में ये बताया गया है, इसका परिभाषा होता है कि जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? ठोस। ठोस, द्रव, गैस ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ठोस में जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है वो ठोस होता है। अब जैसे ईंट है, हमारा ईंट है, तो ईंट का आयतन अर्थात उसका वजनाई हम तौलेंगे, तो यदि मैं उसे तौलूँ तो 1 किलो हो तो 1 किलो रहेगा, और आकार उसका जैसा वैसा ही तो आकार रहेगा, बदल जाएगा। तो यही हो गया ठोस अवस्था। मैं इसे लिखूँगा, इसे अच्छी तरह से लिखूँगा, और आप लोग इसे ध्यान से अपने नोट्स में फेयर में कॉपी कर लेना। उसके बाद देखिए अभी तो मैं बताया हूँ, अभी बताएं कि ये पढ़ाने के बाद आप लोगों को मैं लिखाऊंगा। उसके बाद क्या है? द्रव अवस्था। अब देखिए द्रव अवस्था क्या होता है कि इसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। क्या? जो द्रव होता है इसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अब देखिए जैसे जो पानी है, पानी को हम 1 लीटर लेंगे तो दूसरे बर्तन में रखेंगे, जैसे मैंने कहते हैं लोटा, तो लोटा में रखेंगे तो उसमें उसका आकार अलग हो जाएगा। थाली में रखेंगे तो उसका आकार अलग हो जाएगा। तो उसका आयतन 1 ही लीटर है लेकिन उसका नहीं, उसका आयतन 1 ही लीटर लेकिन आकार उसका बदल जा रहा है। अब देखिए गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था जो होता है इसमें ना तो उसका आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है। गैस को कौन देख सकता है भाई? गैस को कोई नहीं देख सकता है, ना उसका आयतन निश्चित होता है ना आकार। अब गैस को कोई तोल सकता है कि ये कितना है? नहीं को तोल सकते हैं। ना उसका आकार ना आयतन कुछ नहीं निश्चित होता है। तो ये हो गया गैस। अब देखिए मैंने ये 3 टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह समझा दिया। तो हमें आशा है कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी और इसमें बच रहा है तो मैं ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हमें आशा है कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ स्टूडेंट, यदि आप लोगों के आसपास में कोई कक्षा 10th या कक्षा 9th का स्टूडेंट है तो उसे मोटिवेट कीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की समस्या है, स्थिति है, चल नहीं पा रही, स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही करने के मतलब आप लोग खाली ना बैठें। आप लोगों का जो जैसे एग्ज़ाम अब होगा तो आप लोग ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में कुछ ना लिख पाएँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाकर बताता हूँ। तो आप लोगों को, हमें आशा कि आप लोगों की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और स्टूडेंट अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए और आल्सो कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।